अस्सलाम वालेकुम जी। जी जनाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो जी अगर कोई दावेदार है जिसने लैब कर लिया है और टास्क उसमें ये था कि आपने कस्टमर एज 2, कस्टमर एज 3, कस्टमर एज 1 जो VRF-A यानी कस्टमर ए की जो एज राउटर्स थे उनके लूपबैक को सोर्स बना के आपने जो आईनेट था उसके लूपबैक जिसका एड्रेस 8.8.8.8 हमने रखा था उसको पिंग करना था आपने। इसके लिए कुछ कंडीशंस थी। कंडीशंस ये थी कि आप किसी भी राउटर पे स्टैटिकली डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते सिवाय कस्टमर एज 1 के। इसके अलावा कहीं भी आप डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। उसके बाद जनाब आपने जो कस्टमर एज 1 और उसके बाद जो आईनेट है उनके दरमियान किसी किस्म का राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चलाना, ठीक है जी। और जो इंटरफेस कस्टमर एज 1 का फेसिंग टूवर्ड्स आईनेट था उस पे भी OSPF नहीं चलेगा, ठीक है जी। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जिन पे अभी आपने कर लिया पिंग। चलें आप अभी टाइम ले लें उसको, ठीक है। बस आप सोल्यूशन बता दें आपने किया क्या है तो बता दूंगा ठीक है या नहीं। अभी मैं यही दोहरा रहा था कि उसकी जो कंडीशंस थी वो क्या थी कि आप स्टैटिकली किसी भी राउटर पे डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते सिवाय कस्टमर एज 1 के, ठीक है। कस्टमर एज 1 के अलावा डिफॉल्ट रूट स्टैटिकली आपने कहीं पे भी, अदरवाइज ये तो इन्होंने भी कल बात कह दी थी जिसपे मैंने खास तौर पे ये बताया था कि ये काम नहीं करना, ठीक है जी। तो स्टैटिक राउट यानी डिफॉल्ट रूट आईपी रूट 0.0.0 कस्टमर एज 1 के अलावा कहीं पे भी अलाउड नहीं था। अगर आपने ये किया पिंग तो उससे हो ही जाना था, लेकिन ये उसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ पिंग करना टास्क नहीं था, कंडीशंस को भी मीट करना था। इसका मतलब है जो कल 2000 थे, 1000 कल हो गया, बाकी का 1000 आज बच गया, ठीक है जी। आपका कोई इस पे आपने कोई जनाब तहकीक की हो, कोई रास्ता निकाला हो? उसको क्या कर लूं? SLA LSA3 LSA कह रहे हो कि SLA कह रहे हो? ये दो अलग चीजें होती हैं। सर्विस लेवल एग्रीमेंट कर लें हम उसका। सर्विस लेवल लिंक स्टेट देखो भाई, पहले फैसला कर लो, ये दो अलग अलग चीजें हैं। LSA3 अलग बात है और SLA जो है वो अलग बात है। सोल्यूशन तो वही था। अब मैं बताता हूँ, आगे ही तो नहीं जाना था उसने यही तो मसला था। चलें जी, अब मैं इसका सोल्यूशन, पैसे बच गए हमारे, सबसे अहम बात यह है, ठीक है जी। हमें खुशी बिल्कुल नहीं हुई इसकी क्योंकि हम चाहते थे कि दिया जाए। तो बहरहाल जी कोई मसला नहीं है। अब इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसके बाद एक दो चीजें और आपके साथ डिस्कस हो जाएंगी। फिर आप ये जो लैब है जो सोल्यूशन में बता रहा हूं, बेहतर यही रहेगा आपके लिए कि आप इसे पहले मुकम्मल करके खुद भी वेरीफाई करें, ठीक है जी। मैं जितना मर्जी करता रहूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको चीजें आना जरूरी है। अच्छा जी, इसमें तीन चीजें करनी थी टोटल। एक तो आपने MPLS VPN कॉन्फ़िगर करना था तीनों ब्रांचेस के लिए। कस्टमर ए था, उसकी तीनों ब्रांचेस 1, 2 और 3 हेडक्वार्टर था और दो ब्रांचेस थी, उनके लिए MPLS VPN बनाना था। उसमें एक मेजर पोर्शन तो ऑलरेडी सॉल्व्ड था,
जो मेरी लैब थी उसमें पहले से ही मैंने 2 ब्रांचेस के दरमियान तो वीपीएन बना के दिखाया हुआ था। सिर्फ आपने ब्रांच 3 के लिए बीजीपी, इनफैक्ट वहां पे ईबीजीपी आपने चलाना था, और उसमें भी एक ट्रिक था कि जो बीजीपी वहां चलेगा वो एड्रेस फैमिली IPv4 VRF ए के अंदर आपने नेबरशिप भी वहीं जाके करनी है, कोई जनरल सेशन कमांड वहां पे नहीं होंगी। ठीक है जी। तो बहरहाल जी एक तो वो था, उसके बाद नेट और पैट की कॉन्फ़िगरेशन भी थी, और फिर ये जो डिफॉल्ट रूट था उसको आपने मैनेज करना था। मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे जनाब आपका वो कस्टमर एज 1 राउटर, एक तरफ इसके आईनेट जो कि इंटरनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक आईएसपी को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां से आपको इंटरनेट मिल रहा है ओवर पब्लिक नेटवर्क विद पब्लिक आईपी एड्रेसेस। ये इंटरफेस आपका सीरियल 2/0 था, ये आपका सीरियल 2/0, इधर 4.1.1.1, यहाँ 4.1.1.2 आईपी एड्रेस था। उसके बाद जनाब यहाँ पे आपका इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, ठीक है जी। और इसके साथ आपकी इस इंटरफेस के साथ आपका बाकी सारा प्राइवेट नेटवर्क जो है वो कनेक्टेड है, यानी वीपीएन इसी इंटरफेस के साथ आपके बाकी सारी ब्रांचेस इसी के थ्रू कनेक्टेड थी। ये वो इंटरफेस था जो बेसिकली एमपीएलएस के साथ कनेक्टेड था, एमपीएलएस वीपीएन के साथ कनेक्टेड था, ऐसा ही है। अच्छा, अब यहां पे जो कंडीशंस थी उनमें मैंने आपको ये बताया था। अच्छा, इसका एक लूप बैक था 8.8.8.8। मैंने कहा था ये पिंगेबल होना चाहिए, आप समझे ये पिंग हो गया तो आप इंटरनेट तक आपकी एक्सेस आपको मिल गई है। ठीक है जी। उसके लिए कस्टमर एज 1 पे आपने डिफॉल्ट रूट स्टैटिकली कॉन्फ़िगर कर देना था, और 4.1.1.2 इसका नेक्स्ट हॉप एड्रेस होना था, यानी टेक्निकली आपका डिफॉल्ट गेटवे या डिफॉल्ट रूट आपका आईएसपी था या आईनेट था या ये वाला एड्रेस था, क्योंकि इसी के थ्रू, और नॉर्मली यही होता है, आप अपने घर में जब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आपका गेटवे आपका आईएसपी होता है। ठीक है जी। तो यहां पे वही काम करना था, सिर्फ इस वाले डिफॉल्ट रूट की इजाजत थी। ठीक है जी। अच्छा, यहां मुझे बताएं इस कस्टमर एज के लेफ्ट साइड पे इस तरफ राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा था? ओएसपीएफ। यहां पे आपने ओएसपीएफ जो है वो चलाया हुआ था। ठीक है जी। और मैंने कहा था आपने इसको ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। इस कस्टमर यानी एज 1 पे ये जो डिफॉल्ट रूट है स्टैटिकली कॉन्फ़िगर किया है, इसे आप रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ये कंडीशंस थी। अच्छा, एक आखिरी बात, आपके पूरे नेटवर्क से मुराद क्या है? कस्टमर एज 1, 2 और 3, 172.16 वाला नेटवर्क, 172.17 वाला, 172.18 वाला, 55 वाला लूप बैक, 66 वाला लूप बैक, 77 वाला लूप बैक, ये था हमारा प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है जी। वो सारा कस्टमर एज 1 के फास्ट ईथरनेट 0/0 की तरफ यानी लेफ्ट साइड पे यहां पे चल रहा है। इससे ट्रैफिक जब आईनेट पे जानी है, ठीक है जी, तो इंटरनेट ने जवाब वापस भी तो देना है ना आपको। आपने तो डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर दिया इंटरनेट पे जाने के लिए, इंटरनेट से रिस्पांस भी तो वापस आना है ना। क्या इंटरनेट आपके प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को रिस्पॉन्ड कर सकता है? क्या आप अपने प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के साथ पब्लिक नेटवर्क में जा सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पब्लिक नेटवर्क में प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूनिक नहीं होते। ठीक है जी। तो उसके लिए कस्टमर एज 1 पे क्या होना जरूरी था? सबसे पहले नेट पैट इंप्लीमेंट होना चाहिए था। अभी मैंने नेटवर्क गिनवाए हैं 172.16.0.0/16, 172.17.0.0/16, 172.18.0.0/16, इसके अलावा 55 वाला लूप बैक, ठीक है जी, इसके अलावा 66 वाला और 70, ये है आपका प्राइवेट नेटवर्क। इन एड्रेसेस के साथ आपने पब्लिक नेटवर्क में नहीं जाना, बल्कि पब्लिक नेटवर्क में जब आपकी ट्रैफिक जाएगी तो वो 4.1.1.1 पे ट्रांसलेट होकर जानी चाहिए। अच्छा, आईनेट को जब आपके पूरे नेटवर्क की ट्रैफिक मिलेगी तो सोर्स क्या होगा?
4.1.1.1 और ये एक पब्लिक आईपी है जो कि पब्लिक नेटवर्क में रीचेबल होता है। आईनेट नोज कि 4.1.1 तक आपने ट्रैफिक कैसे पहुंचानी है, क्योंकि पब्लिक आईपी पब्लिक नेटवर्क में रीचेबल होते हैं। आपके केस में वैसे ही 4 वाला नेटवर्क आईनेट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जवाब वापस आ जाएगा। अच्छा, आपके ये जो 6 नेटवर्क हैं, इनकी ट्रैफिक जब जाया करेगी इंटरनेट पे, ठीक है, तो सबका जवाब वापस 4.1.1.1 पे ही आएगा ना। तो फिर उसे कैसे पता लगेगा ट्रैफिक को वापस कैसे करना है? उसके लिए नेट के साथ साथ पैट होना भी जरूरी है। दैट मीन्स नेट और पैट इंप्लीमेंट आपने करना है कस्टमर एज 1 पे, ठीक है जी। मैंने आपको सिखाया था कि दुनिया का जिस मर्जी तरह का नेट हो, उसमें सबसे पहला काम ये होता है कि आपको अपने इंटरफेसेस डिफाइन करने पड़ते हैं कि कौन सा इंटरफेस जो है वो आपका, कौन सा इंटरफेस इनसाइड है और कौन सा इंटरफेस आउटसाइड है। तो ये इंटरफेस आईपी नेट इनसाइड और ये वाला इंटरफेस आउटसाइड होना चाहिए। तो नेट के लिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना था। उसके बाद आमतौर पे नेट इंप्लीमेंट करने के लिए एक ही कमांड होती है, आईपी नेट इनसाइड से शुरू होने वाली। आईपी नेट इनसाइड सोर्स, आपका जो इनसाइड सोर्स है क्या वो एक है या ये सब है? ये सब है। तो इन सब को क्या एक लाइन में लिख सकते हैं? नहीं, क्या करना पड़ेगा? एसीएल बनानी पड़ेगी। एसीएल में ये सब मैच कराने पड़ेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद फिर आप लिखेंगे आईपी नेट इनसाइड सोर्स और लिस्ट का नंबर लिखेंगे। इंटरफेस आपका सीरियल 2/0 होगा जिसपे आप ट्रांसलेट करवाएंगे, और एंड पे ओवरलोड इसलिए लिखेंगे, यानी सिस्को में नेट ओवरलोड होता है टू इंप्लीमेंट पैट, ठीक है जी। तो ओवरलोड का कीवर्ड एंड पे लिखेंगे और आपका नेट इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसके लिए जब आप एसीएल बनाएंगे तो 55, 66 और 77 वाले एड्रेसेस को आपको सिंगल आईपी एड्रेस के तौर पे ट्रीट करना होगा। 3 लाइनें लिखनी पड़ेंगी आपको इनके लिए। कितनी? 3 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। लेकिन ये जो आपके 3 नेटवर्क हैं, आप, मैंने कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, आप चाहें तो इनके लिए भी 3 लाइनें लिख लें, लेकिन ये एक लाइन में भी लिखे जा सकते हैं। अगर आप गौर करें, 16, 17, 18 का ताल्लुक एक ब्लॉक के साथ है। ब्लॉक कौन सा है? 16 से 19 वाला। 19 वाला नेटवर्क आपके नेटवर्क में है ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो इसके लिए वो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बनता है? 172.16.0.0 आपका स्टार्टिंग एड्रेस होगा। इसके बाद आप लिखेंगे 0.3.255.255। भाई ये वाला ऑक्टेट, इसका मतलब क्या बनेगा? मैंने आपको बताया था कि ये जो वैल्यूज है ना वाइल्ड कार्ड मास में, वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 7 हो सकती है, ठीक है जी, 15 हो सकती है। तो ये 3 है। इसका मतलब क्या है? 16 के बाद 17, 18, 19, तो 16, 17 आपका दूसरा ऑक्टेट 16 से लेकर कहां तक जाएगा? 19 तक जाएगा। 16 से लेकर 19 तक जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद आखिरी 2 ऑक्टेट कहां तक जाएंगे? 0 से 255। यहां आपको 255 लिखना है, क्योंकि यहां सिर्फ नेटवर्क आईडी की बात नहीं हो रही, उनके आईपी मौजूद है। यहां नेटवर्क आईडी की बात नहीं हो रही, बल्कि आईपी एड्रेसेस मौजूद है, ठीक है जी। तो लिहाजा पूरा पूरा नेटवर्क आप यहां पे जो है वो उसमें शामिल करेंगे। तो एक लाइन एसीएल में लिखनी पड़ेगी आपको इसके लिए, एक लाइन इसके लिए, 3 लाइनें लूप बैक्स के लिए, ठीक है जी। ये सबसे पहले सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है जी। ये लैब मैंने एक्सेस की हुई है जिस तरह आप लोगों ने बनाई हुई थी। कस्टमर एज 1 पे आएंगे, ठीक है जी। और सबसे पहला काम शो रनिंग, अच्छा इस हिस्से की वीडियो बन रही है, ठीक है। शो रन इंटरफेस सीरियल 2/0 जब आप करेंगे तो यहाँ पे आईपी नेट आउटसाइड, ये नीचे वाली कमांड्स डिफॉल्ट कमांड है, मैंने कोई नहीं दी हुई, इसका इस सोल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसको आईपी नेट आउटसाइड किया हुआ है, ठीक है जी। और उसके बाद शो रन इंटरफेस, अच्छा मेरे केस में फास्ट ईथरनेट नहीं है बल्कि ईथरनेट है, ईथरनेट 0/0। तो यहां पे देख सकते हैं आप, मैंने क्या किया हुआ है? इनसाइड, एक इनसाइड वाले को इनसाइड, आईपी नेट इनसाइड और आईपी नेट आउटसाइड। ये तो नेट कॉन्फ़िगर करते हुए करना ही होता है ना, बिल्कुल करना होता है, किया हुआ है। उसके बाद अब बारी है एसीएल की, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की। तो यहां पे आप ऐसे चेक कर लें, बेशक मैं कहता हूं शो रन इंक्लूड एक्सेस डैश लिस्ट,
एंटर करते हैं तो ये 3 लाइनें मैंने लिखी हुई हैं। 55 वाला लूप बैक मैंने यहाँ ऐड नहीं कराया हुआ क्योंकि हम कस्टमर एज 1 पे तो बैठे हुए हैं, उसको भी करा दें, ठीक है जी, क्योंकि हमारा फोकस मेनली यही था, नीचे वाली जो 2 ब्रांचेस है 2 और 3 उनसे पिंग हो जाना चाहिए, उनसे हो जाएगा, इससे तो हो ही जाएगा। इसमें बेशक 55 वाला एक एड्रेस और भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन ये देखेंगे मैंने क्या किया है, एक लाइन लिखी है जिसमें 16 वाला नेटवर्क, 17 वाला, 18 वाला और 19 वाला भी, हालांकि 19 वाला नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन उससे फर्क भी कोई नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने बनाई है ACL, ठीक है जी। पहला स्टेप नेट इनसाइड नेट आउटसाइड, उसके बाद ACL, उसके बाद अगला स्टेप शो रन इंक्लूड IP नेट इनसाइड सोर्स। ये ग्लोबल मोड में मैंने कमांड दी है, IP नेट इनसाइड सोर्स, IP नेट इंप्लीमेंट करना है फॉर इनसाइड सोर्स, और इनसाइड सोर्स मेरा क्या है, लिस्ट नंबर 1, इसमें सारे नेटवर्क शामिल हैं, और इनकी मैंने ट्रांसलेशन किस पे करानी है, सीरियल 2/0, जिसपे पब्लिक IP है 4.1.1.1। ओवरलोड किस लिए, क्योंकि मैंने पैट इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि आपके जो प्राइवेट नेटवर्क में एड्रेसेस हैं वो मल्टीपल है, ठीक है जी, और उनके लिए पोर्ट नंबर की बेस पे ही वापसी होगी, आईपी की बेस पे नहीं हो सकती, अकेले आईपी की बेस पे नहीं हो सकती। हमने काफी तफसील से पूरा हफ्ता लगा के यानी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, ठीक है जी। तो बहरहाल जी ये आपका एक काम था, और ये तो मैं उम्मीद कर रहा था आप में से ज्यादा तो लोग कर ही लेंगे। एक तो MPLS VPN, वो तो बना हुआ था आपके लिए, उसमें तो कोई इतनी चैलेंजिंग चीज नहीं थी। थोड़ा सा ट्रिक आपको जो है वो तीसरी ब्रांच के लिए EBGP में करना था, दिमाग इस्तेमाल करना था, बाकी तो और कोई उसमें मसला नहीं था। जो पहला काम आपने खुद से करना था वो एक ये था, नेट इंप्लीमेंट करने वाला, ठीक है जी। और आपका टास्क बेसिकली क्या था, आप करने की कोशिश क्या कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि इंटरनेट को हेडक्वार्टर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा था ये अच्छा है या बुरा है, अभी थोड़ी देर में ये भी आपको पता लग जाएगा। आपके दिमाग में था इतने पैसे खर्चे, VPN बनाया, ISP से MPLS VPN की सर्विसेज ली, वो इंटरनेशनल MPLS सर्विसेज भी हो सकती हैं, नेशनल भी हो सकती हैं, हम पे कर रहे हैं, और हमें मिल क्या रहा है कि हमारी सिर्फ ब्रांचेज आपस में कनेक्ट हो रही हैं, इसमें इंटरनेट भी हमें नहीं मिल रहा। इंटरनेट के लिए हर ब्रांच में क्या एक दूसरा लिंक लगवाएं, वैसे तो लगवाएं, बेहतर यही है कि लगाएं, और लगाते ही हैं, अल्लाह इंटरनेट के लिए आपको लदा लिंक ही लेना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन वही बात, अगर एक बंदा को बहुत ही पैसे बचाने का दिल किसी का चाह रहा है तो कर ले फिर, ठीक है, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आपको इस MPLS VPN पे ही इंटरनेट भी मिले तो दैट इज पॉसिबल, ठीक है जी। उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक तरीका मैंने ये बताया कि जो आपका हेडक्वार्टर नेटवर्क है, जो आपका हेडक्वार्टर नेटवर्क है, वहां तगड़ा इंटरनेट का कनेक्शन लगा लें। वो तगड़ा इंटरनेट का कनेक्शन भी कितना तगड़ा हो सकता है, आप यहां पे इस क्लास की एग्जांपल देखें, यहाँ पे 250 MBPS वाला इंटरनेट का कनेक्शन है, हम 50 लोगों में उसको शेयर करते हैं, जब वो शेयर होता है तो उसका हाल आप देख लेते हैं क्या हो जाता है, ठीक है जी। तो आप जितना मर्जी तगड़ा इंटरनेट लगा लें, शेयर किधर कर रहे हैं, एक ब्रांच में नहीं, समझो 500 ब्रांचेस हैं, वहां शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं। जब वो शेयर होगा ना, पीछे किसी के हाथ कुछ नहीं आता फिर, ठीक है जी। ये एक दिमाग में एक चीज थी, क्या ये पॉसिबल है, क्या हम ये कर सकते हैं, तो किया तो जा सकता है, लेकिन ये एक आइडियल सोल्यूशन नहीं है। आइडियल यही है इस MPLS VPN को आप यूज करें अपने प्राइवेट नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए। आपके इदारे की जो एप्लीकेशन है ना, उसको उस एप्लीकेशन सर्वर क्लाइंट मॉडल में चल रही होती है, तो उसकी सर्वर साइड कहां पे होगी, आपका जो हेडक्वार्टर है वहां पे, बाकी कंट्री वाइड नेटवर्क में आप जो क्लाइंट साइड है उस एप्लीकेशन की वो यूज करें। चाहे अस्पताल है, नादरा है, पासपोर्ट ऑफिस है, सबके केस में ये चीज अप्लाई हो सकती है। तो आप अपनी लोकल एप्लीकेशंस को चलाने के लिए इस्तेमाल करें। मैंने आपको बताया था ये जो आपको MPLS VPN का कनेक्शन मिलता है, PTCL की वेबसाइट के मुताबिक वो 64 kbps से लिंक शुरू होता है और 1 GB तक जाता है, 1 गीगा तक ये लिंक जाता है। जाहिर है जैसे जैसे आप बैंडविड्थ बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो बहरहाल वो इस मकसद के लिए यूज किया जाएगा, आपके मल्टीपल ब्रांचेस की आपस में कनेक्टिविटी के लिए। इंटरनेट एक अलग चीज है, आप चाहें तो इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं यूं कर रहा था कि मैं अपने हेडक्वार्टर से अपनी बाकी ब्रांचेस में इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था,
वो करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। इस सिलसिले में अब अगला स्टेप, पहला काम तो ये था जो कर चुके हैं आप। अगर मैंने ना कराना होता इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट तो मुझे इसकी भी जरूरत कोई नहीं थी। ठीक है जी। हाँ, उस ब्रांच के अपने लिए हो सकती थी कि अगर उसको इंटरनेट चाहिए तो तब भी जाहिर है नेट पैड तो इंप्लीमेंट करना ही होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहां पे अपने लिए भी है और बाकी ब्रांचेस के लिए भी आपके। अब बाकी ब्रांचेस तक ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा उसके लिए काम करते हैं। ये नेटवर्क डायग्राम कल मैंने आपको एक दिखाई थी। ठीक है जी, वो नेटवर्क डायग्राम थी ये आपके नोट्स के अंदर वो मौजूद है। ये जनाब नेटवर्क डायग्राम है आपकी, और ये रही। इसमें यहां पे डिफॉल्ट रूट आपने डिफाइन किया हुआ है। ये डिफॉल्ट रूट वो डिफॉल्ट रूट है जो आपको इंटरनेट की तरफ लेके जा रहा है, ऐसा ही है। जिसने इंटरनेट पे जाना है ना, ये वाला डिफॉल्ट रूट उसके पास होना चाहिए। जिसको आपने इंटरनेट की एक्सेस देनी है ना, ये डिफॉल्ट रूट उसके पास होना चाहिए, तब वो इंटरनेट पे जा सकेगा। ठीक है जी। अब उसके लिए ये वाला डिफॉल्ट रूट यहां से चले किसी तरीके से और प्रोवाइडर एज 1 के पास पहुंचे। प्रोवाइडर एज 1 पे यहां क्या कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है, उसके वीआरएफ टेबल में आए। मैंने वीआरएफ का नाम ए रखा हुआ है, छोटा सा नाम रखा हुआ है। आपने जो भी रखा होगा आपके उस वीआरएफ के अंदर ये आना चाहिए। पहले स्टेप में तो ये आए। उसके लिए एक तरीका तो ये था कि जनाब यहां जो ओएसपीएफ चला हुआ है, इस जगह पे चल रहा है ना ओएसपीएफ, आप इस स्टैटिक राउट को उस ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, वो मैंने मना कर दिया था। अब दूसरा तरीका क्या है, इसका जो दूसरा तरीका है वो भी ऑलरेडी आपके साथ शेयर्ड है, आपको मैंने बताया हुआ है इसी कोर्स में। टॉपिक मैं याद करा देता हूं आपको। आपने ओएसपीएफ के रेगुलर एरिया की टाइप्स पढ़ी थी, 4 होती हैं। स्टब, टोटली स्टबी, एनएसएसए, टोटली एनएसएसए। इन चारों में से एक ऐसी टाइप है जिसमें एबीआर डिफॉल्ट रूट खुद से इंजेक्ट नहीं करता। एबीआर, वरना एलएसए 5 जब नहीं आ रहा होता या समरी एलएसए जब नहीं आप रेगुलर एरिया में भेज रहे होते, तो उनका हम कहते थे ना एक सफीर भेजेंगे, एक एम्बेसडर भेज देंगे। ठीक है जी, तो वो क्या होता था, डिफॉल्ट रूट ही होता था ना। तो चारों में से एक टाइप ऐसी थी जिसमें डिफॉल्ट रूट खुद से इंजेक्ट नहीं होता था, और वो थी एनएसएसए। और वो इसलिए नहीं भेजता था कि भाई अगर जरूरत है तो इंजेक्ट कराएं, नहीं है तो ना कराएं। क्योंकि एनएसएसए का मतलब यह है कि इस एरिया में अपना एएसबीआर मौजूद होगा जो एलएसए 5 को एलएसए 7 बना के भेजेगा। ठीक है, एलएसए 5 को एलएसए 7 बना के भेज देगा खुद ही, तो जरूरत नहीं होगी आपको। लेकिन अगर जरूरत हो तो डिफॉल्ट रूट खुद इंजेक्ट कराना पड़ता है। इन भाई को इंजेक्ट वाला लफ्ज याद रह गया था। ठीक है जी, मैंने तब भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे, डिफॉल्ट रूट आपको खुद से इंजेक्ट कराना पड़ेगा। उसकी कमांड क्या थी, उस लैब में एरिया 1 एनएसएसए था, तो आपने कहा था एरिया 1 जो कि एनएसएसए है उसमें डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन को ओरिजिनेट कर दो। ये कमांड याद आई? ये 2 दफा आपके साथ हो चुका है। एक तो जिस दिन मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था उस दिन, एक जिस दिन मैंने ओएसपीएफ की ट्रबल शूटिंग कराई थी, तो उसमें भी एक एरिया 45 था जो एनएसए से बना हुआ था। लगता है ये सिर्फ मुझे ही याद है कि ये कुछ हो चुका है। एक एरिया 45 था, वो एनएसए से था। ठीक है जी, आपको नहीं याद? फिर कैसे याद होगा? सबसे पहले तो आप इसके बारे में सोचें। ठीक है जी, आज तीसरी दफा होने जा रहा है, मसला यह फिर याद नहीं रहना। ठीक है जी, तो एरिया 45 एनएसएसए था, उसमें डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट नहीं हुआ था, तो आपने कराया था। तो राउटर 1 के लूप बैक को सोर्स बना के राउटर 5 का लूप बैक पिंग कराना था उस लैब में। ठीक है जी, इसको गुजरे हुए भी मेरा हाल है कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ, 1.5-2 हफ्ते पुरानी बात ही होगी ये वाली तो। ठीक है जी, तो बहरहाल ये वो कमांड थी जी, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, जिसको आपने एरिया 1 में ओएसपीएफ में स्पेसिफिकली एरिया 1 में ओरिजिनेट कराया था। आज
आप किसी स्पेसिफिक एरिया की बात नहीं करेंगे, बल्कि जनरली ओएसपीएफ में याद रखें डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट की कमांड तमाम राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर इस्तेमाल हो सकती है, न सिर्फ ओएसपीएफ बल्कि हर प्रोटोकॉल के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिफॉल्ट रूट को इंजेक्ट करने के लिए, डिफॉल्ट रूट को एडवर्टाइज करने के लिए। ठीक है जी। आप अब यहां पे क्या करेंगे, मैं कस्टमर एज 1 पे आऊंगा, CE1 पे VRF तो नहीं है ना, नहीं है। मैं CE1 पे आता हूं जी, ये आ गया जी आपका CE1, मैं ऑलरेडी इधर ही हूं। यहां पे शो रन सेक्शन राउटर OSPF, तो यहां पे देखें OSPF 1 में जाके मैंने क्या लिखा है, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, जिससे क्या होगा कि OSPF के नेबर, OSPF 1 में राउट CE1 का नेबर कितने हैं, एक, प्रोवाइडर एज 1, उसका VRF A, तो ये अपने नेबर को क्या भेज देगा, डिफॉल्ट रूट। लेकिन अब यहां पे फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है, शो आईपी राउट की कमांड दें, और बल्कि यहां मैं फिल्टर कर देता हूं क्योंकि बाकी टेबल देखने में फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं है, 0.0.0.0, इसके पास डिफॉल्ट रूट है ना, इसके राउटिंग टेबल में CE1 के राउटिंग टेबल में डिफॉल्ट रूट है, और आप OSPF को कह रहे हैं कि डिफॉल्ट रूट को आगे भेज दें। आगे जिम्मेदारी OSPF की आप लगा रहे हैं। एक होता है कि आपके टेबल में डिफॉल्ट रूट है और आपने आगे भेजना है, एक है आपके पास डिफॉल्ट रूट है ही नहीं, फिर भी आपने भेजना है, उसका तरीका थोड़ा अलग है। वो ये है, लेट्स से कस्टमर एज 1 के पास डिफॉल्ट रूट अगर ना होता और मैं कहता फिर भी एडवर्टाइज करना ही करना है, कमांड ये देता, राउटर OSPF 1 डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज। जब आप ऑलवेज का वर्ड यहां पे ऐड कर देंगे तो उसका मतलब होता है आपके टेबल में ऑलरेडी डिफॉल्ट रूट है या नहीं है, आपने एडवर्टाइज कर देना है डिफॉल्ट रूट को। मुझे इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरे टेबल में डिफॉल्ट रूट तो था। ठीक है जी, ना होता तो मैं ये लिखता। ठीक है जी। अच्छा, वैसे मैं अभी भी ये लिख दूंगा, ऑलवेज का तो मतलब है हमेशा है या नहीं है, आपने एडवर्टाइज करना है, तो मैं अभी भी ये कमांड दे सकता था। ठीक है जी, तो ये भी ठीक है, हमारे केस में इस कीवर्ड के बगैर भी ठीक ही है। ठीक है जी, तो लिहाजा कमांड मैंने आपको बता दी है, कभी इस तरह की सिचुएशन आए तो आपको पता होना चाहिए कि सोल्यूशन बहरहाल इसका भी मौजूद है। तो ये काम मैंने किया, रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ये किया, ये उसका मुतबादिल ही है, ये भी याद रखिएगा, ये उसी का रीडिस्ट्रीब्यूशन का अल्टरनेट है। वो कैसे, अभी याद कराता हूं आपको, याद कराना एक बड़ा मुश्किल काम है। अगर किसी को याद हो तो जब मैंने NSSA कॉन्फ़िगर किया था और ये कमांड दी थी डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन वाली, तो डिफॉल्ट रूट राउटर 1 पे नजर आया था ON2 के साथ, LSA 7 बन के गया था, क्योंकि आपका एरिया 1 नॉट सो स्टबी एरिया बना हुआ था, उसमें LSA 5 तो जा नहीं सकता था, तो वो क्या बन के गया था, LSA 7। इसका मतलब है कि वो इंटरनल राउट के तौर पे गया था या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के तौर पे गया था। रीडिस्ट्रीब्यूट भी जब आप करते हैं तो एक्सटर्नल रूट बन के जाता है। ये कमांड भी जब आप देते हैं, मैंने आपको कहा कि ये उसी का मुतबादिल है रीडिस्ट्रीब्यूशन का, जब आप ये कमांड भी देते हैं तो वो किस तरह से जाएगा, एक्सटर्नल के तौर पे जाएगा। कहां, CE1 से PE1 पे, PE1 में कहां जाएगा, PE1 पे शो आईपी राउट VRF, जो भी आपके VRF का नाम है, मेरे का नाम A है तो इसमें टॉप पे देखें क्या है, OE2, ये OE2 से नजर आ रहा है, OE2 से ही आना चाहिए था। क्यों, मेरा ये वाला एरिया स्टब नॉट सो स्टबी एरिया तो नहीं है ना, बल्कि मैंने तो गालिबन बैकबोन कॉन्फ़िगर की हुई है, रेगुलर एरिया ही नहीं है, और होता भी तो NSSA ना होता। ठीक है, तो इसलिए N2 से थोड़ी जाएगा, यहां पे E2 के साथ आएगा, एज एक्सटर्नल राउट आएगा। आ गया, कहां से कहां पहुंच गया, CE1 से डिफॉल्ट रूट रीडिस्ट्रीब्यूट किए बगैर PE1 तक पहुंच गया, PE1 तक पहुंच गया। PE1 पे कहां, VRF में, लाने वाला कौन, OSPF। PE1 के VRF A से उठा के अब इसको पहुंचाना है PE2 के VRF और PE3 के VRF तक,
वहां तक ले जाने वाला कौन? एक प्रोवाइडर एज से उठा के दूसरे प्रोवाइडर एज तक कौन लेके जाता है? वीआरएफ टू वीआरएफ राउटिंग, एमपी बीजीपी, मल्टी प्रोटोकॉल बीजीपी, और एट्रीब्यूट एक्सटेंडेड कम्युनिटी एट्रीब्यूट जिसका नाम राउट टारगेट है, उनकी मदद से। मानते हैं ये बात? तो PE1 से फिर ये एडवर्टाइज होके PE2 और PE3 के VRF में चला गया होगा। अच्छा, उसके लिए एक काम तो करना था ना, OSPF को BGP में रीडिस्ट्रीब्यूट। वो तो आपने कल ही कर दिया होगा जब आप MP BGP चला रहे थे, किया होगा ना। और वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हुए एक चीज का तो खास तौर पे आपको ख्याल रखना था। क्या? मैंने आपको बताया था जब आप OSPF को BGP में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो OSPF के राउट्स जो हैं या प्रीफिक्सेस इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। तो मैच इंटरनल और एक्सटर्नल यहां पे लिखना, बल्कि आप तो ज्यादा स्पेसिफिकली कह सकते हैं मैच इंटरनल और एक्सटर्नल टू, मैच इंटरनल और एक्सटर्नल टू। एक्सटर्नल की 2 वाली टाइप है ना, 1 वाली तो नहीं है। क्यों? और आपके टेबल में ये किस तरह से आ रहा है? एज OE2। तो आपको, और OSPF वाले भी हैं, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल 2 भी है, तो मैच इंटरनल और एक्सटर्नल 2 लिखना तो लाजमी था। नहीं लिखा होगा क्योंकि आपको लिखने की गई है तो मेरे दिए हुए सोल्यूशन में लिखा हुआ था। उसके बाद अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि OSPF जब वो BGP में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो BGP उसको PE1 से उठाएगा, PE2 और PE3 के VRFA तक पहुंचा देगा, पहुंचा देगा, ये हम सोच रहे हैं। और उसके बाद आगे जो वहां राउटिंग प्रोटोकॉल चले हुए हैं, PE2 से CE2 तक रेप है वो ले जाएगा, PE3 से CE3 तक BGP है वो ले जाएगा, तो ये पहुंच जाएंगे अल्टीमेटली। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जितना मैंने बता दिया ये भी मैं उम्मीद कर रहा था, क्योंकि कल क्लास में ही तो ये अल्फाज बकायदा यूज हो चुके थे कि डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट है। ठीक है जी, तो यहां तक तो मुझे था कि कर ही लेंगे, कहानी तो इससे आगे शुरू होनी थी। याद रखिएगा तवज्जो से और सिचुएशन को समझिएगा। आप जब MP BGP चलाते हैं तो स्टेप नंबर 5 में म्यूचुअल रिडिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो तो आपने पहले ही कर ली होती है ना, कि बाद में करते हैं। जब जब आप MP BGP MPLS VPN चला रहे हैं तो आप ये काम तो करते ही करते हैं। ये तो बाद की बात आई, अचानक से बाद में एक डिफॉल्ट रूट आ गया, फिर उसको भी आगे भिजवाने की बात आ गई। डिफॉल्ट रूट के बारे में मैंने बताया था, ये वैसे राउटिंग की मौत होती है। ठीक है जी, और यहां भी तकरीबन तकरीबन है। वो कैसे? यहां तो है 3 ब्रांचेस, ये अगर 300 ब्रांचेस होती तो आप क्या करने लगे थे? डिफॉल्ट रूट को 300 ब्रांचेस में भेज देंगे, और वो जो बाकी 300 ब्रांचेस हैं आपकी, आपको पता है आपने उनसे क्या छीन लिया है? उनसे डिस्कार्ड करने की सलाहियत छीन लिया आपने। आपकी बाकी ब्रांचेस अब कभी किसी पैकेट को डिस्कार्ड नहीं करेंगी। राउटिंग टेबल देखा, एंट्री थी तो भेज दिया, नहीं है तो डिस्कार्ड, ये होता है ना। वो अब डिस्कार्ड नहीं करेंगी, बल्कि क्या करेंगी? हर ऐसा आईपी जो एग्जिस्ट भी नहीं करता आपके नेटवर्क में, उसके लिए पैकेट को उठा के किधर भेज दिया करेंगी? डिफॉल्ट रूट, जो कहां से आया है? PE1, और उसके बाद CE1। एक्चुअल में तो CE1 से चला था। CE1 के बारे में क्या ख्याल है? उस पर तो कोई बोझ सोच नहीं पड़ा होगा ना कि शामत आ जाएगी उसकी, शामत आ जाएगी उसकी। ब्रांचेस 300 ब्रांचेस से हर तरह का कचरा भी जो है वो उठ के वहां पे आ रहा है। ठीक है जी, तो अगर तो आपकी ये ख्वाहिश है कि ऐसा हो तो फिर ही ऐसा होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपके जितने मर्जी तगड़े रिसोर्सेज हो, ठीक है जी, जब शेयरिंग होती है और इस हद तक होती है तो फिर उसके बाद जितने मर्जी रिसोर्सेज हो उनमें बचता बचाता कुछ नहीं है। उन्हें पूरा करना मुश्किल ही हो जाता है, उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मैंने तो दिमाग में आया कि क्या पॉसिबिलिटी है, तो मैंने कहा हाँ है, कर तो सकते हैं, करना नहीं चाहिए। हर ब्रांच VPN से कनेक्ट होने के लिए इस सेटअप को यूज करें, इंटरनेट के लिए बेशक एक अलग कनेक्शन लगा लें, सस्ता कनेक्शन ले लें, ठीक है जी, जितनी जरूरत है। ठीक है, इंटरनेट का करना क्या आपने वैसे अपनी ब्रांच में? ईमेल चेक करनी होगी, ठीक है जी,
और वैसे हाँ चले ईमेल्स आप कह लें जी कोई करनी है, या कोई चले फेसबुक यूज करना होगा, किसी ने यूट्यूब यूज करना होगा, वगैरह वगैरह। तो आपके लिए मेन क्रिटिकल नेटवर्क दफ्तरी काम के लिए यही है, एमपीएलएस वाला जो वीपीएन आपने बनाया, ठीक है। वो हल्का फुल्का कनेक्शन लगा लें, कोई आप 8 MB लगा लें, गुजारा हो ही जाएगा वहां पे, सस्ता कनेक्शन लेके गुजारा कर लें, ठीक है। करना वैसे ही चाहिए। लेकिन चले अगर आप बज़िद हैं, नहीं मैंने पैसे दिए हुए इसी को निचोड़ना है हमने, तो फिर कर लें आप, ठीक है। डिफॉल्ट रूट बीजीपी कहता है मेरे मेरे थ्रू अगर कोई चीज रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, तो उसका इंपैक्ट कोई किसी एक आधी ब्रांच तक नहीं रहना। बीजीपी तो कहता है मैं तो इंटरनेट की राउटिंग के लिए बना हुआ हूं, मैं तो चले आपकी मल्टीपल ब्रांचेस जो पूरी दुनिया में उनकी राउटिंग के लिए बना हुआ हूं। तो मेरे थ्रू जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ना, उसमें बीजीपी के अंदर एक पाबंदी है, आप कभी भी बीजीपी में डिफॉल्ट रूट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। बीजीपी में डिफॉल्ट रूट रीडिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता, एंड इट इज फॉर सिक्योरिटी रीजंस, फॉर स्टेबिलिटी रीजंस। देखें, आपने जब रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड दी उस वक्त आपके वहमो गुमान भी में नहीं था कि कोई डिफॉल्ट रूट आएगा और वो भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, आगे जाना पड़ेगा उसको, आपने तो नहीं सोचा। वो बाद में आया, इस तरह आपके ज़हन में भी नहीं रहता कि इसका इंपैक्ट क्या आने वाला है और क्या इससे हो सकता है, ठीक है जी। तो लिहाजा वो बीजीपी कहता है आप बेशक भूल जाए, मैं नहीं भूलूंगा, ये गलती मैं ऐसे नहीं, और हाथ छाती तौर पे डिफॉल्ट रूट रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। पूरे होशो हवास में एडमिनिस्ट्रेटर को मुझे खास तौर पे कहना पड़ेगा कर दो डिफॉल्ट रूट को रीडिस्ट्रीब्यूट या एडवर्टाइज, फिर करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। आप कभी भी डिफॉल्ट रूट को बीजीपी में रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, और कराना हो तो एक स्टेप एक्स्ट्रा है जो आपको करना पड़ता है, और अगेन वो एक्स्ट्रा स्टेप फिर से वही एक कमांड है जो आपने अभी CE1 पे दी थी। करेंगे क्या आप, जरा तवज्जो से देखिएगा। ये आया मैं प्रोवाइडर एज 2 पे, 1 पे, सॉरी, CE1 से किधर आ गया, PE1 पे। यहां तक तो ये पहुंच गया मैं ना, आगे जिम्मेदारी किसकी लगानी है, बीजीपी की। आगे जिम्मेदारी किसकी लगानी है, आपने तो अपनी तरफ से लगा दी हुई थी ना, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF, लेकिन वो नहीं माना, वो कहता है डिफॉल्ट रूट, तो सवाल ही पैदा नहीं होता मैं रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूं, जब तक कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटर अलहदा से नहीं कहता। अलहदा से उसको कहने का तरीका, एड्रेस फैमिली, IPv4, VRFA, भाई यही है ना वो जगह जहां डिफॉल्ट रूट पड़ा हुआ है, यहां तक लाने वाला कौन, OSPF, ठीक है जी। यहां से आगे ले जाने की जिम्मेदारी किसको देने लगे, बीजीपी। अगेन यहां कमांड वही है, मैंने कहा था एक ही कमांड है लेकिन 2 दफा, ठीक है जी। कमांड एक ही है लेकिन देनी आपने 2 जगहों पे थी। हमेशा बीजीपी में डिफॉल्ट रूट को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये कमांड देनी पड़ती है, इसके बगैर नहीं होगा। आप ये कमांड यहां एंटर करेंगे, ठीक है जी, तो ये PE1 के VRFA में जो डिफॉल्ट रूट पड़ा हुआ है उसको उठाएगा और आगे बाकी अपने पीयर्स तक पहुंचा देगा। मैंने ये कमांड बहरहाल दे दी हुई है पहले से ही, मैंने कल ही दे दी थी, काम मतलब कल का ही हो गया हुआ है, ठीक है। तो अब जरा PE2 पे आते हैं, शो IP राउट VRFA। तो ये देखें जी, यहां पे लाने वाला कौन, बीजीपी, और पीयर कौन है, कहां से आया है, ये PE1 से। अच्छा, उसके बाद PE3 पे आ जाए, शो IP रूट VRFA, यहां कौन लाया है, बीजीपी। किसने भेजा है, PE1 ने। यहां आ गया, अच्छा बीजीपी से डिफॉल्ट रूट आगे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है जी। तो एक साइड पे तो जरूरत ही नहीं है ना PE3 की तरफ, बीजीपी है और बीजीपी के थ्रू ही आगे चला जाएगा। और जो दूसरी साइड है वहां रेप था, तो रेप में रीडिस्ट्रीब्यूट होके चला जाएगा। आप CE2 पे आए, शो IP राउट की कमांड ने टॉप पे देखें, रेप के थ्रू एंट्री पहुंच गई है, पहुंच गई है, सबसे पहले लिखा हुआ। और उसके बाद CE3 पे आए, यहां लाने वाला है बीजीपी, शो IP राउट की कमांड ने टॉप पे देखें डिफॉल्ट रूट। ये डिफॉल्ट रूट आपका बेसिकली इंटरनेट पे जाने के लिए है, ठीक है जी। आप यहां से अब जरा पिंग करके भी देख लें, मैं कहता हूं जी पिंग 8.8.8.8, मैंने राउटर 8 का या iNet का ये IP रखा हुआ लूप बैक का, आपने अगर कोई और रखा हुआ तो वो भी ठीक है।
अच्छा, अभी मैंने ये जो पिंग किया ये मेरा फिजिकल इंटरफेस है। अगर मैं आगे सोर्स लूप बैक 0 रखूं तो इसका मतलब है मेरे लूप बैक से भी, ये पता है क्यों दोनों से पिंग हो गया है? क्योंकि जो ACL थी उसमें मैंने 172.18 वाला नेटवर्क भी शामिल किया हुआ था और इसका लूप बैक भी किया हुआ था। ना किया होता, ठीक है जी, वैसे CE1 पे आए, शो एक्सेस लिस्ट की कमांड देते हैं जी। तो यहां पे आप मैचेस देख रहे हैं, ये अभी मैंने कहां से किया है, ये देखें यहां पे 4 मैचेस नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। और मेरा ख्याल है मैंने अभी यहां से पिंग किया था, एक मैच आपको इसके साथ भी होता हुआ नजर आया। यहाँ पे एक से मुराद ये है, वो पैकेट वाइज नहीं आएगा, ये आपने इंटरफेस पे नहीं लगाया हुआ, ठीक है जी। ये नेट में इस्तेमाल हुआ है, नेट में कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आना था। तो बहरहाल जी ये, क्योंकि मैं पहले भी सुबह की क्लास में पिंग करके दिखा चुका हूँ एक आधी एंट्री, उसकी वजह से भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये आपका जनाब ACL थी, नेटपैड था। और मैंने आपको कल भी आप और आपने कुछ जिक्र किया था कि डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट की कमांड, जो मैंने कहा था कमांड वही है, और कमांड वही है लेकिन देनी दो जगह पे थी। अच्छा, अब जो लोग ये कर रहे थे ना कि मैंने करना है, उन्हें एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझ आई होगी, वो फंसे कहां पे, वो फंसे कहां पे होंगे? कस्टमर एज 1 से निकल के वो PE1 के VRF तक आ गया, आगे आप सर पकड़ के बैठे होंगे, जा क्यों नहीं रहा? OSPF से आ गया और BGP में रीडिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो जाए फिर, लेकिन वो नहीं जा रहा था। यही बात अगर आप गूगल पे लिख देते तो आपको कुछ तो जवाब मिलना था उसका, और यही जवाब मिलना था जो मैंने आपको बताया। BGP में डिफॉल्ट रूट रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, उसका तरीका यही है, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, ठीक है। ये पिंग मेरा हुआ है, आपका नहीं। आप लोगों ने अभी, जब आपको अभी टाइम मिलेगा, जब मैं आज की कहानी बंद कर दूंगा, आप अपनी, जिन लोगों ने, जाहिर है अक्लमंदी का तकाजा तो यही है कि VPN तक अगर सॉल्व कर लिया था तो सेव किया होगा वहां पे, तो ये वाला पार्ट आप पहले कंप्लीट करेंगे इस लैब को, ठीक है जी। उसके बाद अगली चीज, हमारा जो ये हफ्ता है, ये वाला जो वीक है, वीक 19 है। वीक 18 मैंने बताया था मल्टीकास्ट और क्वालिटी ऑफ सर्विस में लेयर 2 पढ़ाने के बाद, स्विचिंग पढ़ाने के बाद आपको कराऊंगा, या उनके दरमियान कहीं पे, ठीक है जी। तो हम स्विचिंग शुरू कर रहे हैं इसमें। स्विचिंग के लिए याद रखिएगा, स्विचिंग शुरू में मैंने क्यों नहीं कराई, अक्सर लोग पहले भी करा देते हैं। स्विचिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरीज बहुत ज्यादा है, लंबी लंबी कहानी, 3-3 दिन थ्योरी पढ़ सकते हैं आप, और उसके बाद जब उसकी लैब की बारी आती है तो पता लगता है कि ये जो हमने पढ़ा है ये बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है, या फिर एक छोटी सी कमांड होगी एक दो लफ्जों की, जैसे MPLS IP थी, जैसे IPsec है, उसी तरह की एक छोटी सी कमांड होगी और वो बड़ा सा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये बोरिंग लगता है, तो मैंने इसीलिए हमेशा स्विचिंग को कभी भी पहले नहीं पढ़ाया। पहले हम राउटिंग पढ़ते हैं, राउटिंग लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, ये डिफॉल्ट राउट आ रहा है, ये नहीं आ रहा, ये अब क्यों नहीं आ रहा, ठीक है जी, कैसे आएगा, वो हर बंदा उसको बड़ा एंजॉय करता है। अच्छा, स्विचिंग पूरी तरह कोई इतनी बोरिंग नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको समझना, कॉन्सेप्ट बड़े मजेदार है, जिस हद तक लैब है वो भी इंटरेस्टिंग है। और इसमें जहां जहां कुछ लैब्स तो बिल्कुल काफी ज्यादा दिलचस्प होंगे, हर वो ऐसी लैब जिसमें स्विच के साथ राउटर आ रहा होगा वो बड़ी इंटरेस्टिंग लैब होगी, ठीक है जी। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही सूखा सा कॉन्सेप्ट है, पहली चीज इंतहाई आसान है, मैं डरा नहीं रहा, इंतहाई आसान इसलिए है, मैंने कहा अक्सर लोग तो शुरुआत यहां से करते हैं, तो शुरू वाली चीजें तो अक्सर वैसे ही आसान होती हैं, तो ये बहुत आसान है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें राउटिंग के साथ, तो लैब इतनी ज्यादा ना होने की वजह से उतनी दिलचस्प नहीं है। अगली बात, स्विचिंग की लैब बेहतरीन तो यही है कि रियल स्विचेस पे ही की जाए, ठीक है। हमारे यहाँ मैंने भी क्लास में, अगर आपने देखा हो, यहाँ पे स्विचिंग का एक सेटअप लगवा लिया है, आपको मैं दिखा भी दूंगा। ये हमारी लैब में, जो सिस्को की लैब है, वहां पे एक पूरा रैक स्विचेस के लिए है। आपको कोई सी भी लैब करने के लिए 2 स्विचेस कम से कम चाहिए, ठीक है जी। और वहां पे 2-2 स्विचेस के मल्टीपल जो है वो हमने रैक्स उसके अंदर बनाए हुए, यानी एट ए टाइम मल्टीपल लोग बैठ के वहां पे लैब कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये चीज आप लोगों को ज्यादा मुश्किल लगेगी, पहले हम क्लास पढ़ें फिर वहां बैठ के लैब करें। अगर कोई कर सकता है तो बड़ी अच्छी बात है, जवाद साहब की मैंने ड्यूटी लगा दी है कि आप वो उस रैक के जितने स्विचेस हैं उनको मैनेज करें, उनको वो एक्सेसिबल होने चाहिए, ठीक है जी।
वैसे तो मैं यहाँ बैठे हुए भी एक्सेस करा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा, आप वहीं जाके करें, ठीक है जी। यहाँ आपको तो पता ही है कि यहाँ से बैठ के वो रिमोटली कैसे। अच्छा, अब वो रिमोट एक्सेस भी नहीं है, थोड़ी सी कहानी में फिर एक लंबा ट्विस्ट है, अब बंदा क्या क्या कुछ करे, ठीक है जी। तो बहरहाल वो यहां से भी एक्सेस हो सकते हैं, लेकिन हम जो है वो आप अगर आप चाहते हैं तो उधर लैब में बैठ के कीजिएगा। लेकिन आप में से अक्सर लोग कहेंगे सर इस तरह जरा खुद अगर कोई सिमुलेटर हो, इमुलेटर हो, उसमें यह है कि घर जाके भी वक्त दे के बंदा चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लेता है, तो क्या कोई सिमुलेटर नहीं है स्विचेस के लिए? स्विचिंग की लैब पैकेट ट्रेसर पे भी हो जाती है, और नए पैकेट ट्रेसर पे काफी सारी चीजें बेहतर है, आप कर सकते हैं। स्विचिंग की लैब GNS3 में भी हो सकती है, तरीका है उसका, ठीक है जी। जिस जिस तरह भी आप कर रहे हैं उस तरह नहीं, कुछ अलग चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, GNS3 में कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, तब जाके उसमें भी हो सकती है, ठीक है जी। लेकिन जो रियलिटी के करीब तरीन प्लेटफॉर्म है, 100% तो वो भी नहीं है, जो रियलिटी के करीब तरीन प्लेटफॉर्म है उसका नाम है वेब IOU। आई से यहां पे iOS है, ओ से यहां पे ऑन है, यू से यूनिक्स, iOS ऑन यूनिक्स, वेब IOU। भाई जिस तरह पैकेट ट्रेसर था, जिस तरह GNS3 था, ये एक और प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि इस वक्त आईटी की दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम CCI लैब है पूरी दुनिया में, ठीक है जी। सिस्को का भी सबसे बड़ा इम्तिहान है। CCI लैब में ऑफिशियली वेब IOU ही इस्तेमाल हो रहा होता है एग्जाम के लिए। इसमें न सिर्फ स्विचिंग बल्कि राउटिंग बेहतरीन तरीके से होती है, ठीक है जी। मैंने अभी रिसेंटली ये जो लैब आपको कराई है, ये वाली भी और मेरा हाल है DM VPN वाली भी, उसमें बैक एंड पे वेब IOU ही चल रहा था। अगर तो आप लोगों की रैम 8 GB है तो आपके पास भी वेब IOU बिल्कुल ठीक ठीक चल जाएगा। रैम 8 GB होनी चाहिए, उससे कम है तो आपसे दरखास्त है आप कोशिश ना करें। आप भी मसले में रहेंगे, दूसरों को भी मसाइल में रखेंगे। अगर रैम 8 GB है तो आप वेब IOU चला सकते हैं, और ना सिर्फ उसको चला सकते हैं बल्कि उसमें CCI राउटिंग एंड स्विचिंग की कंप्लीट लैब भी की जा सकती है। और जो मैं उसका सेटअप आपको दूंगा उसमें ऑलरेडी CCI राउटिंग स्विचिंग की लैब मौजूद है, यानी आप चला सकते हैं। मैंने आपको याद है, आपको कहा था 2 लैब्स दूंगा, एक सर्विस बॉर्डर की और एक राउटिंग स्विचिंग की। सोल्यूशन और अपने वीडियो लेक्चर्स बाद की बात है, लैब भी तो करनी है ना अपने पास, तो उसकी राउटिंग स्विचिंग की मुकम्मल लैब जो कोविड से पहले वही हो रही थी, कोरोना के बाद अभी तक तो चीजें स्टेबल ही नहीं हो पाई उस हवाले से, लेकिन उससे पहले वही लैब इम्तिहान में आती थी, लोग वही लैब रोज दे रहे होते थे, और एग्जैक्ट वही लैब आप लोगों के पास भी होगी, आप उसे चला सकते हैं, ठीक है जी। अब उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है, कैसे उसमें लैब बनानी है, उस हवाले से आपका जो फोल्डर है, मैंने कल ही, वो कल जो गुजर चुका है, ठीक है जी, कल ही आपके फोल्डर में जो सॉफ्टवेयर के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें IOU डेटा के नाम से ये फोल्डर ऐड कर दिया था। ये तकरीबन 3 GB का 2.85, तकरीबन 3 GB के करीब ये फोल्डर का साइज है। डाउनलोड तो आप कर नहीं सकते, कोशिश भी ना करें, ठीक है। दे मैंने दिया है, अगर तो आपके पास इंटरनेट बहुत ही अच्छा है तो कर लीजिएगा, ठीक है जी, अदरवाइज इससे परहेज करें। अभी हम क्या करेंगे, जवाद साहब को मैंने ये फोल्डर दे दिया है, सुबह वाली क्लास में भी आप लोग USB के अंदर वो फोल्डर है अपने पास कॉपी करते जाए, ठीक है जी। किसी के पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में कॉपी करा लें, किसी के पास अगर USB है तो USB में कॉपी करवा के आप आगे का जो कदम है वो आपने उठाने, ठीक है जी। इस फोल्डर को जब आप खोलेंगे, ठीक है जी, तो इसमें IOU फॉर स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक वीडियो है VM IOU इंस्टॉलेशन वीडियो। ये मैं पहले बता दूं, इस वीडियो में ऑडियो नहीं है, ठीक है जी। मैंने चीजें टाइप करके स्टेप्स लिखे हुए हैं और स्टेप करके सारे उसमें दिखाए हुए हैं, वीडियो की उसमें जरूरत ही नहीं थी ऑडियो की, तो साथ साथ बताया जाए, जो जो स्टेप्स हैं मैंने लिखे हुए उसके अंदर, ठीक है जी। तो आप अभी के अभी, इसमें सबसे जरूरी शर्त यह है,
वीडियो पहले पूरी देखनी है। मेरा ख्याल है वो 11 मिनट की वीडियो है जो मुझे सुबह बताया गया है, ठीक है जी, सिर्फ 11 मिनट की वीडियो है। पहले वीडियो देख के वो स्टेप्स लिख लें अपने पास, क्योंकि इस इंस्टॉलेशन में एक भी आपने गलत क्लिक कर दी तो ये फिर आपके पास नहीं चलेगा, ठीक है जी। और फिर उसके बाद आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी और काम लंबा चौड़ा होगा, आपका और मेरा दोनों का वक्त जाया होगा। तो कोशिश करें इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोगों ने चला लेना है। वीडियो को एक दफा पूरा देख के स्टेप लिखें, फिर वीडियो देखते हुए स्टेप्स को आगे कीजिएगा। मैं जुबानी बल्कि अभी आपको एक बता देता हूं एक चीज, इंस्टॉलेशन के दौरान के बाद भाई जिस तरह आप GNS3 चलाते हैं तो आप अब जब इसको IOU को चलाएंगे, ठीक है, तो चला जब पहली दफा चलाएंगे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और ये सिर्फ पहली दफा के लिए है, तो आपको कहेगा ये वर्चुअल मशीन आपने कहीं से कॉपी की है, इसको कॉपी किया है या मूव कराना है, कॉपी करना है या मूव। आई कॉपीड इट और आई मूव्ड इट, ये दो ऑप्शन आएंगी, आई कॉपीड इट और आई मूव्ड इट। आपने वहां पे आई मूव्ड इट को चूज करना है, ठीक है जी, आई मूव्ड इट। अगर गलती से आई कॉपीड इट कर लिया फिर काम बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि जितनी इंस्टॉलेशन आपने किया है वो सारी डिलीट करनी पड़ेगी और दोबारा से सारा सिलसिला शुरू होगा, जो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ये वाली क्लिक बड़े ध्यान से करनी है, आई मूव्ड इट पे क्लिक करना है, आई कॉपीड इट पे नहीं, ठीक है। बस ये खतरनाक चीज थी जो मैंने बता दी है। बाकी अभी आप इसको देखेंगे, ठीक है जी, वीडियो देखेंगे आप तक पहुंच जाएगी अभी, ठीक है। वीडियो तो छोटी सी है, वो डाउनलोड करके भी देखी जा सकती है, लेकिन हम फोल्डर जो है वो USB के थ्रू अभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद फिर आपने वीडियो को देखते हुए इंस्टॉलेशन अभी आज क्लास में कर लें। दो काम है आपके पास आज करने के लिए, एक तो अपनी लैब कंप्लीट करें, दूसरा इसकी इंस्टॉलेशन कर लें, ठीक है जी। अच्छा, इंस्टॉलेशन के बाद का एक स्टेप, चूंकि ये भी तो वीडियो बन रही है ना, आपकी आसानी के लिए कुछ चीजें आपके सामने करके दिखा देता हूं। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी, तो उसके बाद आपके सामने जो ऑप्शंस आएंगी मैं वहां पे चला जाता हूं जी। ले जी, ये पेज खुलेगा, ये इंटरफेस है इसका। जब इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी ये पेज खुलेगा, इसमें मल्टीपल लैब्स हैं, फोल्डर बने हुए हैं ना, ये बाद में बने, आपके केस में एक ही फोल्डर होगा और उसमें CCI राउटिंग स्विचिंग की लैब बनी हुई है। अच्छा, इसमें आपको ये भी बता दूं, जिस तरह ये मैं फोल्डर के अंदर हूं ना इस वक्त, इसमें बैक आने का तरीका ये है, ये देखें टॉप पे देख रहे हैं एम्प्टी फोल्डर नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करने से आप बैक आ जाते हैं। तो वो जब आपके सामने पहली दफा इंटरफेस ओपन होगा ना, तो एक फोल्डर के अंदर होंगे आप CCI वाले के, आपने बैक करके वापस आ जाना है। ये आपकी अब प्राइमरी स्क्रीन है। यहां पे अब आपने क्या करना है, मैं आपको एक नई लैब बना के दिखाता हूं। इसमें न्यू फोल्डर, ये राइट पे ऊपर टॉप पे, ये क्या है जी, न्यू फोल्डर, इसको नाम दे देते हैं, ठीक है जी। मैं कहता हूं नैवटेक स्विच, स्विचिंग की लैब के लिए। भाई राउटिंग आज के बाद आप राउटिंग भी इसी पे करें बेशक, अगर ये प्लेटफॉर्म में आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि दुनिया के जो लेटेस्ट iOS वर्जन हैं, एक नहीं 6 7 स्विचिंग के भी और राउटर के भी इसके अंदर पहले ही मौजूद है। आज के बाद फिर यही यूज कर लें, ठीक है जी। और एक बात बता दूं, अगर तो ये आपके पास ठीक से इंस्टॉल होके चल गया तो ये GNS3 से ज्यादा बेहतर और स्टेबल है, ठीक है, तो आप आइंदा इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज, यहां पे आपने एंटर नहीं करना, एंटर करने से आपके जी फोल्डर नहीं बन रहा, ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। अक्सर नया बंदा जो ना हो इसमें फंस जाता है, ये एंटर ही नहीं हो रहा। ये मैंने आपने ऐड पे क्लिक करना है तो ये फोल्डर बन जाएगा जी, बन गया जी, नीचे है सबसे। इस फोल्डर पे क्लिक करके इसके अंदर आ जाए। बैक करने के लिए क्या करूंगा, इस पे क्लिक करेंगे बैक। फिलहाल मैं बैक नहीं कर रहा, ये न्यू फोल्डर के बिल्कुल साथ है ऐड न्यू लैब, ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन ऐड न्यू लैब पे क्लिक करते हैं। इसको नाम दे देते हैं, मैं नाम दे देता हूं जी स्विच, ठीक है, 2021, ये मेरी लैब का नाम है। इसको कोई डिस्क्रिप्शन देनी है, डिस्क्रिप्शन दे दें, अपना नाम लिख लें,
कोई एडिशनल नोट्स नीचे लिखना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है जब कोई एग्जामिनर एग्जाम बना रहा हो किसी कैंडिडेट के लिए, तो आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे आ जाए जी नेट मैप, इसको बदकिस्मती समझे या खुशकिस्मती समझे, ठीक है जी। इसमें ग्राफिकली जिस तरह राउटर और स्विचेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखा जाता है ना, यहां पे उस तरह से लैब टोपोलॉजी नहीं बनती। कैसे बनती है बताता हूं। वन एक डिवाइस है, उतना मुश्किल नहीं है, समझ आ जाएगा 1 मिनट में। वन एक डिवाइस है, अभी कई दुनिया में डिफाइन नहीं हुआ कि ये राउटर है, स्विच है, लैपटॉप है, सर्वर है, क्या है। एक डिवाइस है वन, जिसकी आईडी 1 है। कॉलन 0/0, ये मैं भी कॉपी कर दूंगा ये, क्योंकि फॉन्ट इसका छोटा है, इधर छोटा ही रहेगा, ठीक है। वीडियो बन रही है और इस हिस्से की भी एक वीडियो आपके फोल्डर में पहले से पड़ी हुई है, लेकिन ये आप ये वाली वीडियो देखेंगे टाइम बच जाएगा। इसके अलावा बस फिर आपको इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, बस आगे का काम आपको आ जाएगा, ठीक है। 1:0/0 एक डिवाइस 1 है, उसका ईथरनेट 0/0। एक डिवाइस 1 है, उसका मैंने कहीं लिखा है ईथरनेट नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं ईथरनेट 0/0 स्पेस। एक डिवाइस 2 है, उसके ईथरनेट 0/0 से इसको कनेक्ट कर दें, ये वो तार लग गई है। डिवाइस 1 और डिवाइस 2 के दरमियान एक तार लग चुकी है, दोनों का ईथरनेट 0/0 एक दूसरे से कनेक्ट हो गया है। अच्छा, इसी तरह मैं कहता हूं 1:0/1 2:0/1। अब उसी डिवाइस 1 की ईथरनेट 0/1 उसी डिवाइस 2 की ईथरनेट 0/1 से, यानी इन दोनों डिवाइसेस के दरमियान कितने लिंक हैं? अब 2। कोई मुश्किल बात कर रहा हूं? आसानी है ना। 0/0 0/0 से 0/1 0/1 के साथ, ठीक है। आगे देखें, डिवाइस 1 जो भी है, ठीक है जी, उसका 0/2 ईथरनेट 0/2। डिवाइस 1 का ईथरनेट 0/2। एक डिवाइस 3 है, उसके 0/0 से जोड़ दिया। ये इसको यहां से उठाते हैं जी, आपको ताकि नजर भी आए, यहां रख देते हैं ये। अब ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूं बेसिकली। अब यहां पे पहले सब कुछ आपके दिमाग में होता है, दिमाग से बेहतर आप कागज पे बना लें। मैं ये चाहता हूं कि एक स्विच 1 और एक स्विच 2, ठीक है जी, और यहां पे एक राउटर। स्विच 1 और स्विच 2 के दरमियान हो 2 लिंक, इसका ईथरनेट 0/0 इसके ईथरनेट 0/0 के साथ, इसका ईथरनेट 0/1 इसके ईथरनेट 0/1 से। अच्छा, इसका ईथरनेट 0/2 इसके ईथरनेट 0/0 से जुड़ जाए। ये डायग्राम मैंने बनानी है। अच्छा, अब इसमें डिवाइस आईडी 1 ये है, डिवाइस आईडी 2 ये है, और डिवाइस आईडी 3 ये है। अब जरा लेफ्ट वाली लाइनों को देखें तो कोई सेंस बन रही है। 1 यानी कि स्विच 1 का 0/0 स्विच 2 के 0/0 से, ये वाला लिंक। स्विच 1 का 0/1 स्विच 2 के 0/1 के साथ, ये आ गया। स्विच 1 का 0/2 यानी कि ये डिवाइस 3 जो कि एक राउटर होगा, उसके ईथरनेट 0/0 के साथ। अगर आगे आप ये भी चाहते हैं तो ये भी कर लेते हैं, इसका सीरियल 2/0 इसके सीरियल 2/0 के साथ कनेक्ट हो जाए। अब ये डिवाइस 3 है तो ये डिवाइस 4 होगी। आगे मैं लिखूंगा कि जो डिवाइस 3 है उसका 2/0 डिवाइस 4 के 2/0 के साथ। बात बन रही है? लेकिन आप ये सोच रहे होंगे अभी तक ये कहां डिफाइन हुआ है कि डिवाइस 1 और 2 एक स्विच है, डिवाइस 3 और 4 राउटर है। ये कहां डिफाइन हुआ है कि 0/0 सीरियल 0/0 है या ईथरनेट 0/0 है?
इसको कैसे पता लगेगा कि ये 2/0 जो है वो ईथरनेट 2/0 है या सीरियल 2/0 है? हमने लिखा है कहीं? ये सब कुछ तो हमारे दिमाग में है या इस कागज के ऊपर है? ठीक है जी, वहां पे कैसे पता लगेगा अभी देखते जाए आप। पहले तो एक लाइन यहां और ऐड कर लें। फिर अब क्या था? 3 का 2/0, 4 के 2/0 के साथ। इसके बाद जनाब आपने करना है, ये नीचे क्या लिखा हुआ और तो ऑप्शन ही कोई नहीं है, रीसेट करेंगे ये गायब हो जाएगा ऊपर से सब कुछ। ऐड करते हैं। अब आपको आपके सवालों का जवाब मिलने लगा है। वो कहता है ये जो डिवाइस आईडी 1 है जो भी है उसका कोई नाम शाम रखो। मैं कहता हूं जी स्विच 1 रख देते हैं। डिवाइस 2 का स्विच 2, डिवाइस 3 का राउटर 1 या R1 रख दे। ठीक है जी, और 4 का R2। ठीक है जी, आगे अगली कैटेगरी क्या है? इनमें iOS इमेज कौन सा होगा? ये इस पे क्लिक करें तो इतनी लंबी लिस्ट है। जहां लेयर 2 वाले वो सारे स्विचेस के iOS इमेजेस हैं, लेयर 3 वाले L3 वाले सारे राउटर के इमेजेस हैं, और ये सारे लेटेस्ट वर्जन में से हैं। ठीक है जी, तो यहां ना स्विच के लिए जो स्विच का ये सबसे एंड पे है 15 पॉइंट, आप कोई भी कर लें सब बराबर है आपके लिए, बेसिक सब में सेम है। दोनों स्विचेस के ऊपर मैं ये वाला इमेज कर देता हूं, लेयर 2 वाला, और दोनों राउटर्स के ऊपर आखिरी वाला जो लेयर 3 का है ये वो कर देते 15.4 1TA वाला। तो राउटर के लिए राउटर वाला, स्विच के लिए ये वो जगह है iOS इमेज से अब उसको पता लगेगा कि ये स्विच था और ये राउटर है। रैम और एनवी रैम आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये खुद मैनेज कर लेगा, वो ज्यादा बेहतर अगर ये खुद करे तो। उसके बाद ये देखें, पिक्चर पे आ जाए इस ऑप्शन पे, सिंबल, यानी कि इसके लिए स्विच वाला सिंबल होना चाहिए या मल्टीलेयर स्विच वाला। ये मल्टीलेयर स्विच है, ये लेयर 3 स्विच, यहां पे मल्टीलेयर स्विच है, और स्विच जो है वो लेयर 2 स्विच का सिंबल है। आपकी मर्जी है, जो मर्जी कर ले। मैं लेयर 3 स्विच कर देता हूं, इधर भी लेयर 3 स्विच यानी मल्टीलेयर स्विच। ठीक है जी, राउटर के लिए बाय डिफॉल्ट राउटर ही सिलेक्टेड है। ठीक है जी, अब आप आ जाए। अच्छा ये पता लग गया अब उसको कैसे पता लगेगा कि डिवाइस आईडी 1 राउटर है कि स्विच है? अब पता लग गया, उसे नाम भी पता लग गया, iOS इमेज से पता लगा कि ये राउटर है या स्विच है। अब बारी है इंटरफेसेस के हवाले से कि उसको कैसे पता लगता था 0/0 ईथरनेट है और 2/0 सीरियल है। तवज्जो से, स्विच में सीरियल इंटरफेस चाहिए? स्विच में नहीं, इसको 0 कर दें। लेफ्ट पे इथरनेट है और राइट पे सीरियल, इधर भी 0। अब ये क्या है? इथरनेट पोर्ट्स की तादाद है? नहीं, ये कार्ड्स हैं। हर कार्ड में 4-4 पोर्ट है। यहां पे जब इथरनेट लिखा हुआ ना 2, तो 4-4 पोर्ट वाले 2 कार्ड है, 8 हो गई। अच्छा उनके नंबर क्या होंगे? पहले कार्ड में 0/0 0/1 0/2 0/3, अगला कार्ड 1/0 1/2 1/3 1/4। ठीक है जी, 1/3 तक, सॉरी 1/0 से 8 ही हो गई। उसके बाद आपके 2 कार्ड थे, पूरे हो गए। अब अगला नंबर किसका होगा? सीरियल पोर्ट्स का। मतलब स्विचेस में आपने तो सीरियल पोर्ट रखी नहीं ना, कार्ड ही नहीं रखा। राउटर पे आ जाए आप। अब राउटर पे क्या सूरत हाल है? ये जो सीरियल कार्ड है ना, ये भी 4-4 पोर्ट वाले 4T 2 कार्ड है, 8 सीरियल पोर्ट्स हैं। आपको 8 चाहिए, इसको 1 कर लें आप। 4 पोर्ट वाला 1 कार्ड, दूसरे राउटर में भी 4 पोर्ट वाला 1 कार्ड, 8 ईथरनेट पोर्ट्स होंगी और 4 सीरियल पोर्ट्स होंगी। 8 ईथरनेट पोर्ट्स के नंबर क्या होंगे? हमेशा पहले ईथरनेट के कार्ड आते हैं, बाद में सीरियल वाले आते हैं। ठीक है जी, अच्छा अगर मैं यहां कर दूं 1, अगर मैं कर दूं 1 तो 4 आएंगे इथरनेट, और उनके नंबर क्या होंगे? 0/0 से 0/3 तक। और अब सीरियल पोर्ट शुरू हो जाएगी, सीरियल 1/0। अब मैंने जो डायग्राम बनाई थी उसके मुताबिक मुझे यहां 2 ही करना चाहिए, ताकि ये वाला जो कार्ड है ये नंबर 2 पे आए, 0 1 एंड 2। ठीक है जी, ताकि 2/0 हो, 2/1 हो, 2/2 हो, इस तरीके से। तो पहले इथरनेट कार्ड्स, बाद में सीरियल कार्ड्स। अच्छा
सवाल ध्यान से सुन के जवाब दीजिएगा। मैं सीरियल 0/0 किसी तरीके से कर सकता हूं? इसको 0 कर दें आप। इथरनेट 0 कर दिया है, इथरनेट कार्ड है कोई नहीं आप, तो सीरियल 0/0/0/1 इस तरह से होगा। तो मैं इसको फिलहाल 2 ही रहने देता हूं। ठीक है जी, को बात समझ आई? पहले हमेशा इथरनेट, बाद में सीरियल। तो आपने अब कार्ड किसके कितने कितने लगाए हैं वो डिसाइड करेगा कि पोर्ट्स के नंबर क्या बनने हैं। ठीक है जी, इसको कर दूंगा सेव। ठीक है जी, और किसी भी चीज को यहां छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये मैंने सेव किया जी, ये आपकी डायग्राम बन गई है उस फोल्डर में। इस पे क्लिक करते हैं। अब ये अजीबोगरीब इनकी पोजीशन ठीक नहीं होती, वो आपको खुद करनी है। स्विच 1 यहां ले आते हैं जी। ठीक है जी, इसके सामने स्विच 2 है। ये जनाब आपका राउटर 1 और ये राउटर 2, जो सीरियल इंटरफेस है उसका कलर यहाँ पे आपको येलो में नजर आएगा। ठीक है, यही डायग्राम थी आपकी, ये बन गई है। सेव पोजीशंस करेंगे तो अब आइंदा ये इसी पोजीशन पे आपको नजर आएगा। यहां डायग्राम बनाने का तरीका ये है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, एक आधी दफा कर ले तो समझ आ जाती है। ठीक है, तो मैंने इसी तरीके से वो आपकी डायग्राम जो है वो बनाई हुई थी इसके अंदर, जो अभी आपने एमपीएलएस वाली की है। अब अगला स्टेप क्या होता है? ये डायग्राम वाला टैब सिलेक्ट हुआ है ना, मैं जाऊंगा डिवाइसेस पे। ये है वो डिवाइसेस। सबसे पहले क्या है, ये पहली ऑप्शन क्या है, ऑल डिवाइसेस। यहां से प्ले करूंगा, चारों ऑन हो जाएंगी। यहां से पावर ऑफ करूंगा, चारों बंद हो जाएंगी। मैं प्ले करता हूं, क्या था, स्टार्टिंग ऑल डिवाइसेस चल पड़ी हैं। अब इनको मैंने एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए फिर से डायग्राम पे जाएंगे, फिर से डायग्राम क्लिक करते जाएं आप। स्विच 1 पे क्लिक किया, ये अब ओपन, वो देखें किधर हो गया है, सिक्योर सीआरटी में। यहां स्विच 2 पे क्लिक किया, वो ऊपर टैब आ गया इसका। R1 पे करेंगे, इसका टैब आ गया। R2 पे करेंगे, इसका टैब आ गया। लेकिन मेरे पास, आप, कितना अच्छा सवाल है, इसके अंदर इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? उसके लिए इंस्टॉलेशन वीडियो जो है वो आपको देखनी है। ठीक है जी, और वो आप तक पहुंच चुकी है, इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। आप करें, मसले मसाइल आएंगे, मैं गाइड करूंगा। एक गलती बस नहीं करनी, आई मूव्ड इट करना है, आई कॉपीड इट नहीं करना है। वो कर दिया तो हो तो जाएगा मसला हल, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ये गलती ना कीजिएगा, बाकी संभाल लेंगे। ठीक है जी, वो 11 मिनट की वीडियो है, पहले पूरी वीडियो देखें, नोट्स बनाएं, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसका फायदा अब आपको आइंदा आने वाले दिनों में, जहां राउटिंग करनी है वहां भी है, जहां स्विचिंग करनी है वहां भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें परफेक्टली स्विचिंग हो जाती है, बट रियलिटी से करीब तरीन इस वक्त जो प्लेटफॉर्म है वो यही है। यानी रियल स्विच पे करें तो बेस्ट है, उसके बाद अगर कहीं और लैब करनी हो तो आप इस पे कर सकते हैं। मैं स्विचिंग की लैब कराते हुए सिक्योर उसका पैकेट ट्रेसर का भी इस्तेमाल करूंगा, GNS3 का भी करूंगा, रियल स्विचेस का भी करूंगा, इनका भी इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन ये है कि आपके पास ये प्लेटफॉर्म भी अब होना चाहिए। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के बाद आइंदा GNS3 यूज करें या इसको यूज करें, दोनों आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन जनाब आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है, बाकी का टाइम आपका है। इसमें आप यहाँ पे बैठ जाएंगे इंस्टॉलेशन के लिए, तो कोई मसले मसाइल आए तो गाइड भी किया जा सकता है, बाकी आपकी चॉइस है। 2 काम मैंने आपको दिए, MPLS की लैब कंप्लीट करने का, और दूसरा ये इसकी इंस्टॉलेशन। ठीक है जी, जवाद साहब के पास फोल्डर पड़ा है, आपके पास भी है लेकिन ऑनलाइन पड़ा हुआ है, तो कोशिश करें इनसे आप कॉपी करा लें। ठीक है जी, इनको USB अपनी दे दें। ठीक है, या ये इनकी USB लगा के अपने पास कॉपी कर लीजिए। जवाद साहब अब ये आपने मैनेज करना है इसको। थैंक यू।